Hello everyone. Welcome to University Collective's conversation series The Fight for Justice Must Go On. जैसा कि हमने देखा सितंबर लास्ट में हाथरस इंसिडेंट हुआ और अभी अभी अक्टूबर में एक बहुत पावरफुल पीस आउटलुक का आया है एंड वी हैव द वेरी पर्सन हु मेड द कवर, मालविका राज. Malvika, welcome to University Collective and our conversation series, and thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच. सभी को मेरी तरफ से जय भीम. जय भीम. सो मालविका, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए एंड अबाउट द आर्ट फॉर्म यू यूज, मधुबनी. सो टेल अस अ बिट अबाउट इट एंड अबाउट योर जर्नी. लाइक एक ऑर्डिनरी दलित बहुजन वुमन से एक ऐसी दलित आर्टिस्ट जिसके आर्ट पीसेस आउटलुक में है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में है. हाउ वाज द जर्नी? अपने बारे में ये बताऊंगी. मैंने जो पढ़ाई की है वो एज अ डिजाइनर मैंने निफ्ट मोहाली से स्टडी किया है. और बचपन से ही मुझे पेंटिंग और ये सब का तो शौक था ही. इस वजह से मैं डिजाइनिंग लाइन में भी गई और वहां से निकलने के बाद मैंने 3 साल जॉब भी किया. देन फिर जॉब करने के बाद मुझे वापस घर सम रीजन मुझे कुछ सालों तक घर पे रहना पड़ा. उसकी वजह से कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऑपरेशंस हैं, तो उसकी वजह से मुझे ऑलमोस्ट 2 साल घर पे रहना पड़ा. तो फर्स्ट जब मैं शुरुआत में जब मैं घर पे आई तो उसी टाइम से मैंने ये शुरुआत कर दी थी पेंटिंग की. बट इसको डीप नॉलेज जानने के लिए और भी ज्यादा अच्छे से जानने के लिए मैं थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया और कुछ टीचर्स हैं जो मधुबनी काफी अच्छे से जानते हैं, उनके संपर्क में आई, उनसे सीखा मधुबनी और कैसे स्टोरी टेलिंग होती है मधुबनी में, वो बेसिकली मुझे सीखना था. सो वो सीखने के क्रम में मैं मधुबनी भी गई. मधुबनी में जितवारपुर में मैं कुछ हफ्ते रुक के वहां पे आर्टिस्ट से मिलके मैंने उनसे देखा कि वो कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह का स्टोरी पिक करते हैं और किस तरह से काम करते हैं. तो वहां जाने के बाद मैंने देखा कि जो काम हो रहा है मधुबनी के ऊपर वो हिंदू जैसे रामायण आप ले लो, जितने माइथोलॉजिकल जो पहले की स्टोरीज है, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, कृष्ण लीला हुआ, उन सब चीजों पे ज्यादा स्टोरीज बनती थी, उसके ऊपर ज्यादा पेंटिंग्स होती थी. बट समहाउ मैंने अपने आप को उससे कनेक्टेड नहीं पाया. लाइक मैंने कुछ पेंटिंग्स बनाई, इनिशियली मैंने वो पेंटिंग बनाई और वो कनेक्शन जो होता है वो नहीं मिला, क्योंकि मैं बचपन से, मेरे फादर हैं वो अम्बेडकराइट हैं और शुरू से बुद्ध को हम लोग मानते हैं, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाया. सो मैंने फिर उस टाइम तय किया कि मुझे किस स्टोरी पे काम करनी है, क्योंकि मधुबनी तो स्टोरी टेलिंग है. तो फिर मैंने उस टाइम पहली जो एक सीरीज बनानी शुरू की. वो सीरीज थी बुद्ध के ऊपर, द जर्नी करके. तो उसमें बुद्धा की पूरी स्टोरी मैंने बनाई. लाइक उनके जन्म के पहले से लेकर महापरिनिर्वाण हुआ, फिर उनके जो धर्म का प्रचार हुआ, वो कैसे कैसे हुआ, वो सब मैंने उसमें मतलब दिखाने की कोशिश की. राइट. तो उसमें मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. ऐसे आपको बुद्ध के ऊपर, ऐसे बिहार में आप देखेंगे कि बुद्धा का इतना ज्यादा प्रभाव है, बट उनके ऊपर मधुबनी के स्टाइल में कभी पेंटिंग नहीं बना है. तो वो चीज मैंने शुरुआत किया. और साथ ही उसी टाइम मेरा था कि और भी जो हमारे समाज से जुड़े हुए जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, उन्हें किस तरह से यातनाएं झेली, ये स्टोरी मैं लोगों के सामने लाना चाहती थी. तो इसके बाद मेरा बाबा साहब के ऊपर कुछ स्टोरीज, जो पेंटिंग्स हैं वो बनाई और सावित्री माई के ऊपर बनाई, और ये सिलसिला और भी आगे बढ़ेगा. ये मेरा है कि अभी और भी स्टोरीज हैं जो अभी और भी बनानी है. दैट्स ग्रेट. बिल्कुल, मतलब सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सारे आइकन्स हैं दलित बहुजन समाज में जिनको और वी नीड टू टेल देयर स्टोरीज. तो आपने एक तरीके से बताया कि मधुबन आर्ट फॉर्म मतलब अभी तक इट वाज कंट्रोल्ड बाय हिंदू नैरेटिव्स एंड समहाउ आपने वो नैरेटिव तोड़ने की कोशिश की.
तो आपकी आर्ट इस बिल्कुल। तरीके से एक्स्ट्रॉर्डनरी थी, इट वाज नॉट समथिंग नॉर्मल, जो कि मधुबनी हम्म आर्ट फॉर्म में आती है। तो आपके हम्म आर्ट पीसेस को किस तरीके से रिसीव करा जनरल पॉपुलेशन ने भी और आर्टिस्ट सर्कल्स ने भी, मतलब हाउ डिड दे सी यू, हाउ डिड दे सी योर वर्क? हम्म। सो मैं ये बताना चाहूंगी, जैसे मधुबनी आर्ट के बारे में आप पहले जानो कि ये मधुबनी आर्ट जो है ये बहुत पुरानी कला है, ठीक है। लेकिन इसकी हिस्ट्री अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो ये ज्यादा आपको पुरानी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। बिकॉज ये जो मिथिला रीजन है पूरा, वो बाढ़ मतलब बाढ़ पीड़ित एरिया है वो। और वो उसमें जो पहले जो पेंटिंग हुआ करती थी वो वॉल के, मड वॉल के ऊपर हुआ करती थी, तो वो मैक्सिमम चीजें तो वो खत्म हो जाती थी हिस्ट्री में। बट हाँ, अभी आपको 200 साल पुरानी, 150 या 200, इससे ज्यादा पुरानी आपको हिस्ट्री नहीं मिलेगी। तो इसमें इसमें जो हिस्ट्री है आपको ज्यादा जो है वो, इनका क्या मतलब, बहुत लोग बोलते हैं ये चीज कि ये अपर कास्ट और ये यहाँ से शुरुआत हुई है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिलता है लाइक कि उन्होंने ही शुरुआत की। जैसे मधुबनी, अगर नाम आप देखेंगे ना, मधुबनी, मधुबनी, मधु का मतलब हनी होता है, राइट, और बनी का मतलब वन होता है, फॉरेस्ट। तो ये जो कला थी वैसे लोग की कला थी जो जंगल से, नेचर से जो बहुत करीब हुआ करते थे। तो और उस टाइम में जो पेंटिंग हुआ भी करती थी वो बहुत ज्यादा नेचर से इंस्पायर्ड हुआ करती थी। एक बर्ड्स हुआ, स्नेक्स हुआ, लायन, टाइगर, इस तरह की चीजें ज्यादा बनती थी उस टाइम। लेकिन ये धीरे धीरे काफी हद तक ये जो है ना शिफ्ट हो गया। स्टोरी टेलिंग, एक पूरा जो नरेटिव है वो पूरा चेंज हो गया इसमें। और ये पूरा लाइक रामायण के ऊपर आधारित हो गया और इस तरह से। और इसमें अब आप मधुबनी पेंटिंग में भी बहुत ज्यादा सेग्रीगेशन है, लाइक बहुत ज्यादा डिवाइडेड है कि मधुबनी जो पेंटिंग होगी उसमें कुछ पेंटिंग जैसे आप मिथिला पेंटिंग में होता है जिसमें पूरा नरेटिव जो होता है वो भगवान का और ये सब का होता है। और दूसरा है एक तांत्रिक आर्ट बोलते हैं। तांत्रिक आर्ट में तांत्रिक आर्ट एक ऐसा वो आर्ट है मिथिला पेंटिंग में जो बस अपर कास्ट करते हैं, जो रिस्ट्रिक्टेड है शेड्यूल और लोअर लोअर कास्ट के लिए। लाइक उनको नहीं बनाना है, उनका कहना है, बनाने को बना लेते हैं लेकिन उनका मानना है कि आप नहीं बना सकते हो, और क्योंकि आप बनाओगे तो आपके साथ कुछ बुरा होगा, ये हम ही बना सकते हैं। हम इसमें मंत्र डालते हैं ताकि आपको मतलब सामने वाले को जो ले जाए उनका घर भरा पूरा रहे। तो ये सब है, इस तरह का मिथ भी है इसके अंदर। फिर एक एक पेंटिंग होती है कोबर आर्ट। कोबर आर्ट के बारे में बताऊंगी, ये आर्ट सबसे पुराना आर्ट, मेरे ख्याल से ये सबसे पुराना आर्ट होगा। क्योंकि जब घर के अंदर वहां गांव में जब विलेज में जब शादियां होती थी, शादियां होने के बाद जो दुल्हा दुल्हन घर के अंदर आते थे तो उनके जो जहाँ वो बैठते थे उस वॉल के बैक साइड में वो पूरी पेंटिंग हुआ करती थी, जिसमें जो नेचर से रिलेटेड चीजें होती, जैसे पेयर्स में चीजें दिखाए जाते थे, लाइक स्नेक्स का पेयर हो गया, बर्ड का पेयर हो गया, मतलब वो नेचर को डिपिक्ट करता था। तो ये मेरे ख्याल से ये आर्ट जो है उसमें वो सबसे पुराना है। फिर एक और आर्ट है जिसका नाम है गोदना आर्ट, जिसको टैटू आर्ट भी बोलते हैं। तो ये आर्ट वैसे आया है जब मतलब बिहार में ना और इंडिया में तो होता है कि टैटू बहुत पुराना है, ठीक है। तो उन जो टैटू बनाया करते थे वो भी वो जाति भी हमारे छोटी जाति हमारे बोलते थे वो लोग, और वो लोग को बोला कि आप लोग अपना आर्ट करो, हमारे आर्ट की तरफ मत आओ। जैसे अगर अगर वो बनाया करते थे कि अगर वो हिंदू देवी देवता को बनाते थे तो उनमें फाइट हुआ करता था। वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा, कभी अभी तो नहीं बट बहुत पहले, अभी से आप समझो कि आजादी के पहले से वो उनमें बहुत ज्यादा फाइट हुआ था इस चीज पे। उनको रिस्ट्रिक्टेड था कि आपको नहीं बनाना है, तो इसमें झगड़ा वगड़ा बहुत हुआ उन लोगों के बीच में।
बट ठीक है, ये टैटू आर्ट में था कि इसमें पूरी तरह से नेचर को वो लोग डिपिक्ट करते थे, ठीक है। चींटियां बनाते थे, मछली बनाते थे, और उसमें एक स्टोरी है, राजा शैलेश की स्टोरी वो बनाते थे। तो उनका कहना था कि जब आप वो स्टोरी नहीं दोगे तो हमारा खुद का स्टोरी होगा, या फिर उनके एक राजा हुआ करते थे, उनका मानना है कि वो उनका नाम राजा शैलेश था, जो एससी कम्युनिटी के ही थे, वो भी उन्होंने कैसे फाइट किया, उसमें है कि कैसे देवी देवता से वो फाइट करते हैं, उनको उनसे कैसे स्ट्रगल करके वो अपनी जो उनकी प्रेमिका है जो अपर कास्ट है उसको कैसे, मतलब उसमें बहुत कुछ है, बहुत लंबी स्टोरीज है उसमें। सो इस तरह से डिवाइडेड है उसमें मिथिला पेंटिंग में। Yeah, so when you started doing मतलब art on बाबा साहब और when you started doing art on बुद्धा, तो वो आर्ट किस तरीके से रिसीव हुई बाय पब्लिक ऑल्सो, मतलब जनरल व्यूअर्स, एंड बाय ऑल्सो द आर्टिस्ट सर्कल्स, मतलब जो मधुबनी करते थे हम्म। उन्होंने किस तरीके से देखा कि अच्छा ये क्या चीज है, मतलब उनके लिए तो बिल्कुल नया होगा कि एक दलित वुमन हाँ, आके बिल्कुल नया है। आ रही है। या राइट राइट। सो उनके लिए देखिए, मुझे, मैं अगर देखी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि मैंने जो बनाया है वो अपने समाज के लिए बनाया है, उनके लिए ही बनाया है, उनके सामने रखा है, तो मुझे काफी अप्रिशिएशन मिला। और जहां तक ऐसे देखा जाए तो मेरा जो आर्ट है वो मिथिला पेंटिंग में जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं वो लोग का मानना है कि ये आर्ट ट्रेडिशनल नहीं है, या फिर मैंने, मुझे ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला है उस तरफ से, मे बी जानते हो ना जानते हो, लेकिन उनका ये कहना है कि ये मिथिला पेंटिंग नहीं है, ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी आर्ट है, आपको कुछ और आर्ट, क्योंकि बेसिकली ये उसमें वो स्टोरी नहीं नजर आएगा आपको ना जो वो लोग ढूंढ रहे हैं, राइट। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। और हम, मेरे मेरे साथ जो जैसे बाबा साहब पे हुआ, या फिर वो लोग इस चीज को मे भी नहीं मानते हो, लेकिन वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं उस तरह से। और जो ऐसे आर्टिस्ट होते हैं वो बोलते हैं कि जो, मतलब जो रिनाउंड आर्टिस्ट है या फिर उस तरह से, वो लोग बोलते हैं कि ये मिथिला पेंटिंग ही है। लाइक यहाँ पे मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या आप समझ रहे हो और क्या नहीं। मुझे अपने समाज में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वो इस चीज को समझ रहे हैं जो मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो स्टोरी जान रहे हैं उस चीज का। एंड दैट्स व्हाट मैटर्स, यू नो, इन द एंड हमारी या कम्युनिटी, एग्जैक्टली, हमारी दैट्स पहचान ऑल। बिल्कुल वो ज्यादा बिल्कुल। मायने रखती है। तो हाथरस या इंसिडेंट के बाद हम एक देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में एक अलग तरीके की बेचैनी है, स्पेशली इन द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। तो आपको लगता है कि इसके बाद, हाथरस के बाद, एक इस तरीके का मूवमेंट इंडिया में शुरू हो सकता है जो पैरेलल ब्लैक लाइव्स मैटर से ड्रॉ करे, लेकिन जिसका बेसिस जो है वो इंडिया के मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हो, स्पेशली दलित, बहुजन एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटीज। इस तरीके का कोई मूवमेंट आप देख पा रही हैं, या फिर यू थिंक समथिंग लाइक दिस कैन हैपन एक 10 साल बाद या 20 साल बाद? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये मुझे ऐसा लगा है जब रोहित वेमुला के साथ भी जो घटना हुई, और अभी का जो घटना आप देख रहे हो, तो इसमें इसमें आप सिमिलैरिटी और उसमें देखोगे कि कैसे एकजुटता आ रही है लोगों में। और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो समाज, जो तबका दबा हुआ है और जिनके साथ ये एट्रोसिटीज हो रही है, चाहे वो मुस्लिम हो या बहुजन हो, वो हमारे साथ वो कॉमन घटनाएं हो रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो या किसी, मॉब लिंचिंग दोनों के साथ हो रही है। तो एक ही इशू है दोनों का, और इस वजह से हमें एक साथ खड़ा तो होना ही पड़ेगा। और इस और ये जो मूवमेंट तभी उतना ज्यादा आवाज में आएगा जब एक साथ लोग खड़े होंगे एक स्टेज पे। तो मुझे लगता है ये मूवमेंट अभी से शुरू हो गया है ये, और ये आगे तक अब ये कंटिन्यू होगा। सो मालविका, आपने एक अपने इंटरव्यू में एक टर्म यूज करा था, दलित आर्ट मूवमेंट, और ये टर्म को इतना मेन स्ट्रीम नहीं है, तो बहुत लोगों को नहीं पता कि व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज दिस मूवमेंट ऑफ दलित आर्ट। तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए, दलित आर्ट मूवमेंट क्या है, और एग्जैक्टली यू नो व्हाट इज द नरेटिव, व्हाट इज द डिस्कोर्स, हु आर द पीपल हु आर डूइंग इट? तो ये इसमें ये है कि जब भी एट्रोसिटीज होती है किसी भी समाज में, एक समाज जो शुरू हो, तो वो चीजें जब निकल के आती हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे
आर्टिस्ट भी होते हैं, बहुत सारे सिंगर्स होते हैं जो इसकी आवाज को बाहर निकालते हैं। और एक एक आर्ट एक ऐसा है जिससे जो समाज में एक बहुत बड़ा गहरा असर छोड़ता है। तो इस तरह की सोच के बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह इकट्ठा हुए होते हैं, और जिसमें हर तरह के सिंगर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो, डायरेक्टर होते हैं, और हम आर्टिस्ट पेंटर्स भी होते हैं। तो इस तरह का एक एक समाज तैयार होता है जो अननोन, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, उस जो एट्रोसिटीज हैं, जो मूवमेंट है, उसको बताने के लिए किस तरह का वो झेल रहे हैं समाज में, जो बरसों से झेलते आ रहे हैं, तो उसको बताने के लिए। और ये हिस्ट्री में भी है, आप पहले भी देखेंगे, चाहे ब्लैक आर्ट मूवमेंट हुआ, उसमें भी लोगों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, वो उन्होंने एक हिस्ट्री शुरू किया, उन्होंने एक मूवमेंट शुरू किया। तो इसी तरह से ये दलित आर्ट मूवमेंट भी है, जो हमारे दलित और बहुजन लोग हैं, उन्होंने जो शुरू से देखा है और उसको अपने तरीके से आर्टिस्टिक वे में जो सामने रखते हैं, वही है दलित आर्ट मूवमेंट। दलितों के साथ और इंडिया में बाकी माइनॉरिटीज के साथ ये जो जातियां हो रही हैं, ये कोई नई नहीं है, मतलब होता आ रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद से हो रहा है, दिस इज नॉट समथिंग न्यू। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जाके रोहित वेमुला के बाद दलितों को मेन स्ट्रीम मीडिया में फाइनली आ गया कि अच्छा ठीक है, दलित्स भी कुछ हैं। एंटी सीए मूवमेंट के वक्त मुस्लिम्स ने जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑक्यूपाई करा कि अच्छा हम भी हैं, हमारे साथ भी गलत हुआ है। तो एक तरीके से फाइनली मेन स्ट्रीम मीडिया में एट्रोसिटीज जिनके साथ हो रही है, फाइनली दे आर बिकमिंग अ वॉइस, जो कि अभी तक नहीं हुआ था। योर इशू आउटलुक वाला इशू था, इट वाज वेरी पावरफुल, योर आर्ट वाज वेरी पावरफुल। और आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया की मैगजीन ने एक पूरा इशू दलित बहुजन विमेन पे डेडिकेट करा है, और वही लोग हैं जो कि अपनी बात भी करते हैं। तो इस तरीके का ऑक्यूपेशन जो है जरूरी है किसी भी मूवमेंट में, कि हम लोग मेन स्ट्रीम चैनल्स को ऑक्यूपाई करें। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑक्यूपेशन है मेन स्ट्रीम मीडिया, ये लगातार हम लोग करते रहेंगे, या फिर एक वक्त आता है कि जब हाथरस केस पुराना हो जाएगा तो वो चला जाएगा ऑक्यूपेशन, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स ऑक्यूपाई करते रहें अपनी वॉइस, अपनी अपनी कहानी बताने के लिए? तो इसमें ये जैसे चाहे मुस्लिम हो या फिर बहुजन, दलित बहुजन लोग हो, तो इसमें जो है ना, दोनों का जो स्ट्रगल है एक ही तरह का है, राइट। वो एट्रोसिटी के जो शिकार है, चाहे उनके ऊपर जो एट्रोसिटी है, और मतलब दोनों का एट्रोसिटी एक तरह का है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को एक जगह इकट्ठा होना होगा और अपनी आवाज को साथ में ही निकालना होगा, राइट। और जो मेन स्ट्रीम की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें चाहे रोहित वेमुला के साथ जो हुआ, और जो हाथरस में जो केसेस हुए, उसमें जो लोग सामने आए हैं, हमारे लोग जो आवाज को इतनी बुलंदी से सामने, क्योंकि ना सामने वाले को सुनाना पड़ेगा, सामने वाले को आवाज देना पड़ेगा, तभी उनको, जब एक साथ मिलके जब आवाज देंगे तभी लोग को सुनाई देगा। तो इसके लिए हम लोग को एक जात एक से ये जो ये जिस तरह का अभी का माहौल है, तो यहाँ तो ना किसी कोई सुनने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, तभी वो सामने वाले को उतने ही जोर से सुनाई देगा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बहुत सारे, जैसे आउटलुक में है, जैसे संपादक जो है, उनको मैं धन्यवाद दूंगी इस चीज के लिए कि उन्होंने ये स्पेस दिया हमें। तो उनको भी एजुकेशन की जरूरत है कि किस तरह का एट्रोसिटी और किस तरह से लोग झेल रहे हैं चीजों को। तो और हमारे समाज को ये स्पेस मिलना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। उनको भी ये चीज समझना पड़ेगा। और हाथरस देखा हमने, उससे पहले एंटी सीए जी मूवमेंट जी। पूरा देखा, दिसंबर जनवरी फरवरी तक, फरवरी मार्च तक चला, वो हमने देखा।
एट्रोसिटीज पहले की जैसे हमने जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड अभी कि एट्रोसिटीज तो होती रहेंगी हमारे साथ. दिस इज नॉट समथिंग न्यू. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग एन इंसिडेंट लाइक हाथरस और लाइक वी सॉ द दिल्ली पोग्राम. तो पहले भी हुआ है. इट्स नॉट समथिंग न्यू. पर ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया में एक तरीके का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है. मतलब उस वक्त एंटी सीए मूवमेंट स्टार्ट हुआ. राइट नाउ हाथरस के बाद जिस तरीके से एजिटेशंस चल रही है, इवन इन द लॉकडाउन, इट्स समथिंग न्यू. तो पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज खुद अपना स्पेस ऑक्यूपाई करके अपनी बात करें कि भाई हम हमारा मूवमेंट है, हम लीड करेंगे. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम इस तरीके की चीज हो रही है. और माइनॉरिटीज पे अब आके जो है बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं. एंड दे आर वेरी अनअपोलोजेटिक अबाउट इट. दे मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि अच्छा हम ही कर रहे हैं और हम करते रहेंगे. दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट. तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हो रहे हैं. इस इट अब क्या फाइनली वो वक्त आ गया है कि जब सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द दलित, बहुजन एंड द मुस्लिम कम्युनिटी साथ में आकर एक मूवमेंट स्टार्ट करें, एक अलायंस बना दें कि हम लोग को साथ में ही लड़ना है. अदरवाइज देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन, राइट. मतलब मेजॉरिटी से एक माइनॉरिटी, एक कम्युनिटी कैसे लड़ेगी? सारी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एक साथ आके एक स्टार्ट करें एक अलायंस. डू यू थिंक कि अब वो वक्त आ गया कि फाइनली अब तो सारे डिफरेंसेस भुला के लेट्स जस्ट नहीं, ऑक्यूपाई बिल्कुल अ बिल्कुल. प्लेटफॉर्म? ये वक्त तो बिल्कुल आ चुका है. राइट, ये वक्त बिल्कुल आ चुका है. ये हमारे समाज, हम लोग सबको एक साथ खड़े होना पड़ेगा. क्योंकि अब तो इनफ हो गया ना कि लाइक जैसे अब मैं ये भी बोलूंगी कि जब साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा और सामने वाले को वो चीज पता चलेगा. सामने वाला तो मानने को रेडी नहीं है, बट हम अपनी वॉइस को कैसे आगे बढ़ाएंगे ना. तो जब तक सामने नहीं हम लोग सब एक साथ आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है. मैं एक चीज मैं आपको बताऊंगी, जैसे पहले से भी हम लोग लड़ते आ रहे हैं ना. अभी तो नया चीज नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक जगह इकट्ठा होना जरूरी है. और वो भी, और हम लोग हैं साथ में. जो हम मुझे इस जो अभी जितने इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि हम सारे एक साथ खड़े हैं. राइट मोनिका. एंड व्हाट इज द वे अहेड? ये तो पूरा मूवमेंट की बात होगी. बट स्पीकिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट डू यू सी डूइंग योरसेल्फ इन द मतलब फ्यूचर में आप क्या करना चाह रही हैं? मूवमेंट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी अपनी जिंदगी में? व्हाट इज हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years or 10 years? बिल्कुल, हम सभी को एक साथ एक मंच पर अब आने की ज़रूरत है. क्योंकि जो हथरस में हुआ और एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय हुआ और रोहित वेमुला के साथ हुआ, तो इसमें सब लोगों को मिल के, हम सबको मिल के एक साथ खड़े होना पड़ेगा और अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ सामने रखना पड़ेगा. क्योंकि हम सभी लोगों की एक तरह की समस्याएं हैं, जो चाहे वो इस तरह की हथरस के कांड हो या फिर मॉब लिंचिंग हो. इस मॉब लिंचिंग तो हम सब चाहे मुस्लिम हो चाहे दलित समुदाय में हो, उन सब की हो रही है. तो हम सबका जो प्रॉब्लम है वो एक तरह का प्रॉब्लम है. तो मुझे लगता है कि इसके लिए हम सबको एक मंच पे आने की जरूरत है. Yes, thank you so much, Malvika, again for joining me today for this conversation series. And I would also like to thank everyone who tuned in today for this conversation between me and Malvika. This was done as a part of talk series conducted by University Collective. It is titled The Fight for Justice Must Go On, and it also involves conversations done with Dr. Kafil Khan, Sharjit Usmani, Cynthia Steve, and others. Thank you so much.